चलिए आज की इस बातचीत की शुरुआत एक पेंटिंग से करते हैं। सोचिए साल है 1848। एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोरियो और वो 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाते हैं। इसमें वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी है। और पहली पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, हर उम्र हर तबके के लोग एक बहुत लंबी लाइन में चले जा रहे हैं। वो सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे में इंसानी अधिकारों का एक घोषणा पत्र। और जमीन पर पुरानी तानाशाही हुकूमतों का बिखरा हुआ मलबा पड़ा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक काल्पनिक सपना था, एक यूटोपिया। इसमें दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों में बांटा गया है, जिनकी पहचान उनके झंडों और पहनावे से हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उस वक्त जर्मनी जैसा कोई एक देश था ही नहीं। लेकिन सॉरियो ने जर्मन लोगों को एक झंडे के नीचे दिखाया। ये उस दौर की उम्मीद को दिखाता है कि एक दिन जर्मनी भी एक लोकतांत्रिक देश बनेगा। तो आज का हमारा मुद्दा यही है, आखिर 19वीं सदी के यूरोप में ये राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म का आइडिया आया कहाँ से? ये सोच कैसे पैदा हुई कि लोग सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा है। हम देखेंगे कि ये चिंगारी फ्रांसीसी क्रांति से कैसे भड़की, नेपोलियन ने इस आग को कैसे फैलाया और फिर कैसे इसने पूरे यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये राष्ट्र आखिर है क्या? आज तो ये हमें बहुत स्वाभाविक लगता है, पर उस वक्त ये एक नया आइडिया था। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा कि राष्ट्र बनता है कुर्बानियों, बहादुरी और शान से भरे एक लंबे अतीत से। और ये कोई एक बार की चीज नहीं है। उन्होंने इसे एक दैनिक जनमत संग्रह यानी डेली प्लेबिस्सिट कहा। डेली प्लेबिस्किट, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब रेनन ये कह रहे हैं कि एक देश सिर्फ इतिहास की वजह से नहीं बनता, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि उसके नागरिक हर रोज सुबह उठकर बिना कहे ये फैसला करते हैं कि हाँ, हम आज भी एक साथ रहना चाहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली चॉइस है, कोई ऐतिहासिक मजबूरी नहीं। बिल्कुल। और इस सोच का पहला और सबसे जबरदस्त प्रदर्शन हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिला। उस क्रांति ने एक झटके में सत्ता राजा के हाथ से छीनकर फ्रांस के आम नागरिकों के हाथ में दे दी। क्रांति ने ऐलान कर दिया कि अब से फ्रांस के लोग ही देश बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। पर यह करना आसान तो नहीं रहा होगा। मतलब लोगों को ये महसूस कैसे कराया जाए कि वो अचानक से एक राष्ट्र का हिस्सा बन गए हैं? इसके लिए क्रांतिकारियों ने, आप कह सकते हैं, एक पूरा प्लेबुक तैयार किया। उन्होंने नए आइडिया दिए, जैसे ला पात्री, पितृभूमि। हाँ, पितृभूमि, और les citoyens यानी नागरिक। एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया, देश के नाम पर कस्में खाई गईं, शहीदों को याद किया गया। ये सब लोगों में एक हम की भावना जगाने के तरीके थे। यानी सिंबल्स और आइडियाज का इस्तेमाल करके एक सामूहिक पहचान बनाई गई। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे देश में एक जैसा कानून और एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया। शहरों के बीच लगने वाले टैक्स खत्म कर दिए गए और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को पूरे देश की आम भाषा बना दिया गया। उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि फ्रांस का मिशन अब पूरे यूरोप को तानाशाही से आजाद कराना है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने ये एक शक्तिशाली, एक विस्फोटक आइडिया तो बना दिया, लेकिन ये आइडिया फ्रांस के अंदर ही था। इसे पूरे यूरोप में फैलने के लिए किसी कैरियर की जरूरत थी। और विडंबना देखिए, वो कैरियर कोई आजादी का परवाना क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक सम्राट था, नेपोलियन बोनापार्ट। रुकिए, ये तो बड़ा मतलब विरोधाभासी लगता है। नेपोलियन, जिसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, वही आदमी यूरोप में क्रांति के विचार फैला रहा था। उसका मकसद क्या था? देखिए, उसका मकसद आदर्शवाद नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकलिटी थी। नेपोलियन को एक तर्कसंगत और कुशल साम्राज्य बनाना था। 1804 का उसका सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, इसी का नतीजा था। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। मतलब ये कि उसने जिन भी इलाकों पर कब्जा किया, चाहे वो डच रिपब्लिक हो, स्विट्जरलैंड हो या इटली और जर्मनी के हिस्से, वहां उसने ये मॉडर्न सिस्टम लागू कर दिया। किसानों को गुलामी और सामंती टैक्स से आज़ादी दी, शहरों में कारीगरों के संघों के कंट्रोल को खत्म किया। हाँ, व्यापारियों और छोटे उत्पादकों को तो बहुत फायदा हुआ। एक जैसे कानून, एक जैसे नापतोल और एक कॉमन करेंसी ने उनका काम बहुत आसान कर दिया।
तो शुरू में तो कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ, जैसे वो आजादी के मसीहा हों। लेकिन ये शुरुआती उत्साह ज्यादा दिन नहीं टिका होगा। बिल्कुल नहीं, जल्दी लोगों को समझ आ गया कि ये आजादी असल में एक तरह की गुलामी है। बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और सबसे बढ़कर यूरोप को जीतने के लिए लोगों की जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती, इन सब ने नेपोलियन के सुधारों के फायदों पर पानी फेर दिया। तो 1815 में नेपोलियन हार गया। अब इन नए विचारों का क्या हुआ जो पूरे यूरोप में फैल चुके थे? पुरानी ताकतों ने, यानी ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने कोशिश की कि इस जिन को वापस बोतल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने वियना में मिलकर यूरोप का एक नया नक्शा बनाया। उनका मकसद था नेपोलियन के किए गए सारे बदलावों को पलटना और पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से बहाल करना। यानी राजाओं और सम्राटों की वापसी, प्रेस पर सेंसरशिप, सरकार की आलोचना करने पर जेल। लेकिन क्या आप एक विचार को इस तरह से दबा सकते हैं? नहीं, विचार को दबाया नहीं जा सकता। वो अंडरग्राउंड हो गया। पूरे यूरोप में गुप्त संगठन बनने लगे जो क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देते थे और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाते थे। और इन्हीं में से एक थे इटली के क्रांतिकारी जुसेपे मैज़ीनी। मैज़ीनी, इनके बारे में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा क्या था उनके विचारों में? मैज़ीनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को इंसानियत की प्राकृतिक यूनिट के तौर पर बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों का एक छिदड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। ये विचार उस दौर के राजाओं और सम्राटों के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही इस बात पर टिका था कि लोग अपनी वफादारी राजा के प्रति रखें, किसी राष्ट्र के प्रति नहीं। तो हमारे पास एक तरफ दमनकारी पुरानी व्यवस्था है और दूसरी तरफ ये राष्ट्रवादी विचार जो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। इस आग को भड़कने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थी खिलाफ अर्थव्यवस्था। 1830 के दशक में पूरे यूरोप में जबरदस्त आर्थिक तंगी थी। आबादी बढ़ चुकी थी, लेकिन नौकरियां नहीं थी। लोग गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे थे और भीड़ भरी झुग्गियों में रह रहे थे। इसी माहौल में मेटरनिख ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। और 1830 में फ्रांस ने फिर से छींका है ना? हाँ, जुलाई क्रांति ने फ्रांस में फिर से राजशाही को बदला और इसकी आग पूरे यूरोप में फैली। ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ और बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी दौर में यूनान ने भी ऑटोमन साम्राज्य से अपनी आजादी की लड़ाई जीती। लेकिन हम सिर्फ लड़ाइयों, राजाओं और नेताओं की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ जंग के मैदान में तो नहीं बना होगा। हमारे स्रोतों में रोमांटिकतावाद यानी रोमांटिसिज्म का भी जिक्र है। कला और संस्कृति ने इसमें क्या भूमिका निभाई? बहुत बड़ी भूमिका। रोमांटिकतावाद एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं, कल्पना और रहस्यमयी एहसास पर जोर दिया। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे विचारकों का मानना था कि किसी भी देश की सच्ची आत्मा, जिसे वो वॉक्सगाइस्ट कहते थे, उसके आम लोगों में, उनकी लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों में बसती है। अच्छा, तो ग्रिम ब्रदर्स जो परियों की कहानियां इकट्ठा कर रहे थे, वो सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां नहीं जमा कर रहे थे। नहीं, वो एक जर्मन पहचान का निर्माण कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि इन कहानियों के जरिए सभी जर्मन लोग एक साझा संस्कृति का हिस्सा हैं। इसी तरह भाषा भी एक हथियार बन गई। जब रूस ने पोलैंड पर कब्जा किया और स्कूलों में पोलिश भाषा पर पाबंदी लगा दी, तो पादरियों ने चर्च में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय विरोध का एक प्रतीक बना दिया। कईयों को इसकी वजह से जेल या साइबेरिया भी भेजा गया। तो 1848 आते आते भूख, बेरोजगारी और ये राष्ट्रवादी भावनाएं सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बन चुका था। पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे। हाँ, पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर दौड़ गई। उदारवादियों ने कोशिश की कि जर्मनी जैसे देशों में एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया जाए, जैसे फ्रैंकफर्ट की संसद में हुआ। लेकिन आखिर में ये सारी क्रांतियां कुचल दी गई। तो मतलब आम लोगों की क्रांति फेल हो गई? क्या ये राष्ट्रवाद के विचार का अंत था? बिल्कुल नहीं। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जब क्रांतिकारियों की कोशिश नाकाम हो गई, तो उनके सबसे बड़े दुश्मनों यानी रूढ़िवादी ताकतों ने उनके आइडिया को ही चुरा लिया। ये कैसे हुआ? प्रशिया का एक रूढ़िवादी अभिजात ऑटो वॉन बिस्मार्क अचानक एक संयुक्त जर्मनी का सबसे बड़ा पैरोकार क्यों बन गया? क्योंकि बिस्मार्क रियल पॉलिटिक का माहिर था। उसने समझ लिया था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकतवर भावना है जिसे हराया नहीं जा सकता है। तो उसने सोचा, अगर इससे हरा नहीं सकते तो इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो।
उसने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल प्रशिया की ताकत बढ़ाने और जर्मनी को एक करने के लिए किया। उसकी फिलॉसफी सीधी थी, बड़े मसले भाषणों और वोटों से नहीं बल्कि खून और लोहे से हल होते हैं। और उसने यही किया। उसने जानबूझकर 3 छोटी लेकिन निर्णायक जंगें लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। हर जंग एक सोची समझी चाल थी, जिसका मकसद जर्मनी को प्रशिया के झंडे तले एक करना था। बिल्कुल। और 1871 में वर्साय के शीश महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। राष्ट्रवाद अब उदारवादियों का सपना नहीं बल्कि रूढ़िवादियों की हकीकत बन चुका था। इटली की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हाँ, वहां भी एक ही नेतृत्व सार्डिनिया पेडमोंट के मुख्यमंत्री कैवूर ने किया, जो बिस्मार्क की तरह ही एक चतुर रणनीतिकार था। उसने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया। लेकिन कहानी में एक और हीरो था, जुसेप्पे गैरिबाल्डी। वो एक जोशीला क्रांतिकारी था जिसने अपने लड़ाकों के साथ दक्षिण इटली पर हमला किया और वहां के स्पेनिश शासकों को उखाड़ फेंका। यहाँ एक मजेदार किस्सा है। कहते हैं कि दक्षिण इटली के जिन अनपढ़ किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया, उन्होंने इटालिया शब्द कभी सुना ही नहीं था। उन्हें लगा कि लातालिया राजा विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम है। हाँ, ये किस्सा बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद का ये महान विचार उस वक्त पढ़े लिखे अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। आम लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, जिन्हें गैरिबाल्डी आजाद कराने का दावा कर रहा था। तो जर्मनी और इटली युद्ध और क्रांति की आग में बने। ब्रिटेन का मामला तो बिल्कुल अलग था। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन कोई अचानक हुई क्रांति का नतीजा नहीं था। वो एक धीमी प्रक्रिया थी, एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर। पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र था ही नहीं। अंग्रेज, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश सबकी अपनी अलग पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी राष्ट्र अमीर और ताकतवर होता गया, उसने बाकी द्वीपों पर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन से स्कॉटलैंड को मिला लिया गया और उसकी अपनी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और आयरलैंड के साथ तो और भी बुरा हुआ। उसे 1801 में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। तो ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य प्यार से नहीं बल्कि ताकत के जोर पर बना था। तो 19वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद जीत चुका था। यूरोप अब राष्ट्र राज्यों का महाद्वीप था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विचार का रूप बदल गया था। जो कभी आज़ादी और लोकतंत्र का प्रतीक था, वो अब कुछ और बन चुका था। और एक उदार विचार से बदलकर एक आक्रामक और संकीर्ण विचारधारा बन गया था। अब ये हम के बारे में कम और हम बनाम वो के बारे में ज्यादा हो गया था। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे। और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण हमें बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला। बाल्कन उस समय एक बारूद का ढेर था। सोचिए, एक विशाल और कमजोर हो रहा ऑटोमन साम्राज्य और उसके अंदर दर्जनों अलग अलग जातीय समूह और महत्वाकांक्षाएं, सर्ब, ग्रीक, बुल्गारियन, रोमानियन। जैसे जैसे साम्राज्य की पकड़ ढीली हुई, ये सब अपने अपने देश के लिए लड़ने लगे और एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। और इस आग में घी डालने का काम यूरोप की बड़ी ताकतें कर रही थी। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, वो सब इस आग पर पेट्रोल डाल रहे थे। हर बड़ी ताकत इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहती थी और अपने दुश्मन को बाहर रखना चाहती थी। उन्होंने बाल्कन के इन नए देशों को अपनी शतरंज की बिसात का मोहरा बना लिया। इसी आपसी दुश्मनी के चलते वहां कई युद्ध हुए और आखिर में यही वो चिंगारी बनी जिसने 1914 में पहले विश्व युद्ध की आग लगा दी। तो एक कलाकार के खूबसूरत सपने से शुरू हुई कहानी का अंत दुनिया की सबसे विनाशकारी जंग में हुआ। राष्ट्रवाद जिसने साम्राज्य को तोड़ा और नए देश बनाए, उसी ने यूरोप को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। ये एक बहुत उलझी हुई यात्रा थी। ये एक ऐसा विचार था जिसे कला और संस्कृति ने सींचा, क्रांतियों ने जिसे बड़ा किया और आखिर में जिसे राजनीतिक और फौजी ताकत ने अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। इसने सिर्फ यूरोप का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की पहचान, उनके अपनेपन के एहसास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। आज हमें ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि दुनिया को राष्ट्र राज्यों में बटा होना चाहिए, लेकिन जैसा हमने देखा, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। इस विचार को गढ़ा गया था, लड़ाइयों और कुर्बानियों से बनाया गया था। आज की दुनिया में जहां सीमाएं और राष्ट्रीय पहचान शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं,
क्या हमें इस विचार की जड़ों पर फिर से सोचने की जरूरत